सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम केस की समाअत की, जिसमें आज की समाअत के हवाले से अगर बात की जाए तो बानी PTI को भी बजरिया वीडियो लिंक पेश किया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस से रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो इसे मुअत्तल कर दूं, क्या ये दयानतदारी है? अगर कवानीन को इस तरह से मुअत्तल किया जाता रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स किए कि ये तो बड़े ताजुब की बात है कि नैब तरामीम केस 53 समातों तक चलाया गया। चंद तरामीम से मुतालिक केस सुनने में इतना ज़्यादा अरसा क्यों लगा? ऑर्डिनेंस की बात भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि अगर ऑर्डिनेंसेस ऐसे लाए जाएंगे तो फिर पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है? ये उनकी जानिब से अहम रिमार्क सामने आए। इसके अलावा एक और मामले पर बात हुई जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से, और उसके उन्होंने ये बात की कि जिस तरह से हम कल देख रहे थे फैसल वाडा सेनेटर, उन्होंने कल एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें जजेस को हदफ़े तनकीद बनाया। उसका जवाब उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि जजेस इन बातों से डरने या सहमने वाले नहीं हैं। और ये उन्होंने कहा कि कल पगड़ियाँ फुटबॉल बनाकर पेश करने की जो बातें हुई हैं, इस हवाले से उन्होंने कहा। और उसके बाद हमने देखा कि इस समाअत के बाद आज जो अपडेट आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद नोटिस ले लिया है, जो फैसल वाडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी उस हवाले से। साथ ही साथ इस समाअत में एक और चीज़ जो हमने देखा कि जब बानी PTI पेश हुए तो ये समाअत, जैसे इसकी गुज़श्ता समाअतें टेलीकास्ट होती रहीं, ये समाअत टेलीकास्ट नहीं हुई। और जिसके बाद हमने देखा कि उनकी तस्वीर अलबत्ता एक वायरल हो गई, जिसके बाद तहकीकात सुप्रीम कोर्ट अमले की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से शुरू कर दी गई कि किसने ये तस्वीर वायरल की है। तो आज की समाअत में ये जो 3 पॉइंट्स हमारे सामने मौजूद हैं, इन पर अपने तज्ज़ियाकारों से राय लेते हैं। मैं तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारिस कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं। असद निज़ामी लाहौर स्टूडियो से हैं और ज़ाहिर शाह शराजी साहब पेशावर से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं। एहतशाम साहब, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज जो ये अहम समाअत हुई है, एक तो तस्वीर वायरल होने का मामला, इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई सोशल मीडिया पर भी, और उसके बाद जिस तरह से TV पर हम देखते रहे, टेलीकास्ट तो नहीं हुई ये समाअत गुज़श्ता समाअतों की तरह, लेकिन इस मामले को बड़ा उछाला गया कि भाई तस्वीर कैसे वायरल हो गई, ये तहकीकात की जाए। एक, इसको इतना अहम क्यों बना दिया गया? दूसरा वही सवाल कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक रिमार्क्स दिए कल, जो जजेस पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके हवाले से, ये खुद नोटिस लेना, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आमना, ये जो आप सवाल कर रही हैं तो बड़ा अहम भी है, और पूछा भी जा रहा है कि जी ये कैसे तस्वीर उनकी वायरल हो गई। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कल रात से ही था कि जी कोई सूरत नहीं हो सकती कि भी उनको दिखाया जाए, क्योंकि वैसे ही पाबंदी है सब तरफ। और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है, बावजूद इस बात के कि दोनों बड़े सेंटर, जो पावर के सेंटर हैं, आजकल इख्तलाफात उनमें हैं, ओपनली कहा जाए जुडिशरी और मुख्तरा में, वो अपने साथ साथ चल रहा है। तो ये ज़ाहिर है ये कल रात तक ये तय हो गया था। हमारी तलाश तो यही है कि जी नहीं, मतलब आएंगे, कोई तस्वीर वसीर नहीं वायरल होगी, कोई दिखाई नहीं जाएगी। और सिर्फ उनको यहाँ तक तो था कि जो आपने देखा कि थोड़ा सा मखदूम अली खान जो हुकूमत के वकील हैं आहिस्ता बोल रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने कहा था ऊँची आवाज़ से बोलें ताकि बानी PTI भी सुन सके। इसके अलावा और कुछ नहीं था। अब हुआ क्या है? हुआ ये है, जो अंदर से पता चला है कि वो एक जज के क्लर्क हैं, उन्होंने तस्वीर खींची, उसके बाद उन्होंने वायरल कर दी। वो साहब आइडेंटिफाई हो गए हैं, नाम इस वक्त लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कहा जा रहा है कि अब देखा जाएगा कि भी क्या इंतज़ामी तौर पे उनको क्या सज़ा दी जा सकती है, मुअत्तल किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, उन तक है। दूसरी बात बड़ी आपने अहम किया, जो जिक्र किया हमने, ये 53 जो इसकी समाअत हो चुकी हैं, और आज पूछा गया चीफ जस्टिस और बाकी लोगों की तरफ से कि क्या वजह है कि ये 53 समाअतों के बावजूद ये जो नैब का लॉ अमेंडमेंट को जिसको चैलेंज किया था बानी PTI ने, तय नहीं हो सका। फिर उन्होंने सवाल किया, हालांकि चीफ जस्टिस ने किया, कि ये बताएं कि 99 में जब मुशर्रफ ने ये नैब लॉ बनाया था तो कितना टाइम लगा था? उन्होंने कहा जी 1 महीना। तो उन्होंने कहा कि ये अमेंडमेंट जो आई हैं इसमें हुकूमत ने की है, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने की थी अपना शबाशी साहब की हुकूमत ने, तो ये इतना टाइम क्यों लगा? और उसके बाद क्या हुआ? वो अंग्रेज़ी में कहते हैं एंटी क्लाइमेटिक एडजर्नमेंट, यानी इंतहाई डिसअपॉइंटिंग एडजर्नमेंट हुई, जिसको कहते हैं बग़ैर तारीख दिए हुए ये जनाब मुलतवी कर दी गई। अब किसी को पता है कल होगा, परसों होगा। रात को सेंट्रल एशिया के दौरे पे जा रहे हैं अपने चीफ जस्टिस साहब। मंसूर अली शाह तो हिस्सा नहीं है, वो पहले ही कनाडा अमेरिका जा चुके हैं। अब सवाल लोग यही पूछ रहे हैं कि जी एक तरफ
हाँ, बेंच नहीं अवेलेबल। दूसरी बात है कि जी इतनी क्या मुसीबत बनी है कि बंदा आता है देखने को बिठा लें और उसका हक है। और बार बार आपने देखा आज आमना अतर मल्लार साहब कहते हैं कि किसी का भी जो राइट है अगर जिस पे इल्ज़ाम है या जो पार्टी है किसी केस में उसको आप रोक नहीं सकते। तो आप बहरहाल वो तो लग रहा था कि मेरा ख्याल है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था मामला कि नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन एक तस्वीर ने एक हंगामा खड़ा किया, उसका क्या होगा। अब अगली बात यह है ना कि सारे मामले के देखा जाए, जो मेरा ख्याल है जो मैंने भी प्रोसीडिंग देखी है, आमना ने देखी है, डेफिनेटली लगारी साहब मेरे बाकी दोस्तों ने भी देखी होंगी। आज फिर दूसरी मरतबा सवाल उठाया गया कि जी ये जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, ये नैब तरमीम वाला, ये कैसे प्रैक्टिशनर प्रोसीजर बिल आने के बाद उसको बगैर बताए फैसले के वहाँ चला गया। तो उन्होंने कहा, मखदूम अली खान ने कहा कि जी ये मसला सब जुडिस है, यानी ये तय नहीं हुआ, लिहाजा इन प्रिंसिपल ये गलत हुआ है कि एक बड़ी अदालत से फैसला हुए बगैर एपेक्स कोर्ट में मामला चला गया। अभी इसके सवाल जवाब आएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे जो चीज़ें लग रहा है कि एक तो लग रहा है कि जी इसको उड़ाएंगे, डेफिनेटली उड़ाएंगे, लेकिन साथ साथ ये भी लग रहा है कि वो इस वक्त देखना चाहते हैं कि जी अगर किसी पे इन सारी चीज़ों का बोझ भी आ रहा है, मसलन आप देख लें इमरान खान साहब के बारे में जिन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा जी उस तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सपोर्ट भी किया था। फिर वो कहते हैं जी देते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में ऑर्डिनेंस आए, किसी की हुकूमत में नहीं आया। आरफ अलवी साहब धड़ाधड़ ऑर्डिनेंस इशू करते थे, वो कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, तो ऑर्डिनेंस इशू करने की ज़रूरत क्या है। तो मेरा ख्याल आगे चल के इसमें कॉम्प्लिकेशन तो आएंगी, लेकिन एक चीज़ तय है कि हम ना इसको नैब के लॉ को उड़ाएंगे। और वो ये जो मज़ेदारी वाली बात हुई थी, सब ने मौजें की थी कि जी 50 करोड़ तक का जो करप्शन का केस होगा वो चलेगा, अब 10 करोड़ का ही चलेगा। और उसके बाद ये कि सारे केसेस आप देख लें खुल दिए गए हैं, अब ये कहाँ तक रुके चलेगा नहीं चलेगा, फिर बार बार बात हो रही है। अगर इसको ख़त्म करेंगे, हम कल भी कह रहे थे कि भाई पैरेलल अदारे क्यों है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एंटी करप्शन है, उसके बाद FI है, तो इसको ख़त्म करें विच हंटिंग के लिए और लोगों की लगारी साहब जाने पड़ते हैं, इस्तेमाल होता है, ख़त्म किया। ठीक है जी लगारी साहब, आज की समात एक तो बड़ी हमने देखा कि सबकी नज़रें उस पर रहीं। गालिबन जिस तरह से अगस्त के बाद बानी PTI नहीं आए थे तो लोगों को था कि वो आज अपेयर होंगे TV पर, लेकिन एक तो ये चीज़ नहीं हो सकी, फिर बड़ी हाइप क्रिएट रही इसकी। दूसरा, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे ऑर्डिनेंस के हवाले से कि अगर ऑर्डिनेंसेस लाने हैं इतने तो फिर क्या ज़रूरत है पार्लियामेंट की, बंद कर दें इसको। तीसरी चीज़ जो डिस्कस हुई अतर मिनल्ला साहब की जानिब से, वो एड्रेस किया गया इस मामले को जो कल जजिस को हदफ तनकीद बनाया गया था न्यूज़ कॉन्फ्रेंसिस में। पहली बात क्या है कि क्या ऑर्डिनेंस लाना गैर आइनी है, क्या ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता है, क्या किसी भी हुकूमत ने जब से आइन बना है तब से अब तक ऑर्डिनेंस नहीं लाए जाते रहे हैं, तो आइन लाए जाते रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस इन्हीं पिछले 2 अदवार में, एक पिछली जो 5 साल गुजरे हैं, एक जनाब इमरान खान का दौर और दूसरा जनाब मियां शहबाज शरीफ का दौर, इन दोनों अदवार में जितने ऑर्डिनेंस हैं और किसी दौर में आए भी नहीं हैं। तो अब ऑर्डिनेंस पर अगर एतराज़ है तो ज़ाहिर है अब पार्लियामेंट मौजूद है तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट पार्लियामेंट में जाकर आप कानून साजी करें। अच्छा, यहाँ जो सवालात किए गए कि अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं है तो क्या मैं उसे मुअत्तल कर दूँ, क्या ये दयानतदारी है? क्या काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया? क्या जो आइन की 19वीं तरमीम थी उसको स्ट्राइक डाउन करने के लिए कुछ सोचा गया कि जनाब पार्लियामेंट ने मंजूर किया है 18वीं तरमीम में तरीक़ाकार वज़ा किया है जजों की तकर्री का, किस तरह से जनाब उसको एक तरमीम लाने पर प्रेशर किया गया और बाकायदा हुकूमत को मजबूर किया गया, घुटने टेक कर कहा गया कि जनाब आप ये इस तरह की तरमीम करें और आप बीच में से निकल जाएं, पार्लियामेंट को निकाल दें। मैं अब भी ये समझता हूँ कि अगर शफाफियत रखनी है अदलिया की तश्कील की और जजों के तकर्रुर की, तो आपको पार्लियामेंट को बीच में लाना पड़ेगा। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। जनाब ये फरमाया गया कि अगर ऐसा होना है तो फिर पार्लियामेंट को क्यों ना मुअत्तल कर दिया जाए। सरकार आप नहीं कर सकते, पार्लियामेंट आपके इदारे को या आपको कुछ भी उसमें तरमीम कर सकती है, आपके किरदार के बारे में भी कोई तरमीम कर सकती है। आइन के बुनियादी ढांचा कहाँ है मुझे नहीं मालूम है, कोई ऐसा ढांचा नहीं है। आइन पूरा आइन है, आर्टिकल 1 से लेकर आखिरी आर्टिकल तक आइन पूरे का पूरा मुकद्दस है और पूरे का पूरा आइन किसी को ये अख्तियार नहीं देता है कि वह पार्लियामेंट को बंद कर दें या मुअत्तल कर दें, ऐसा किसी के पास अख्तियार नहीं है। पार्लियामेंट और लगारी साहब ये बंदियाल साहब ने पिछली हुकूमत में जब इसको उन्होंने अमेंडमेंट को सही करार दिया था, इसलिए करार दिया था जो आप कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट सुप्रीम में हम नहीं कर सकते, लेकिन अब करवा दिया गया ये नहीं, बल्कि ये कहा गया कि पार्लियामेंट को हम मुअत्तल कर दें। अगर पार्लियामेंट ना करे ऐसा काम तो पार्लियामेंट को कोई मुअत्तल नहीं कर सकता है,
कोई इदारा, कोई भी इदारा जो है वो पार्लियामेंट को मुअत्तल नहीं कर सकता। पार्लियामेंट अपने वजूद का इस्तक़रार भी करे और पार्लियामेंट अपने वजूद का एहसास भी लाए, ये उसकी जिम्मेदारी है, और कानून साजी करे, ये लाजमी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जुमले अदा नहीं किया जा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई काबिल एहतराम, मैं बहुत दिल से एहतराम करता हूँ चीफ जस्टिस का, उन्हें इस तरह का जुमला, ये जुमला जो है ऐसा जुमला बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। और उसके बाद कहा गया कि जनाब अली हम कानून तोड़े या मिलिट्री तोड़े, बात तो एक ही है जनाब, कानून मिलिट्री ने भी तोड़ा और आपने नहीं तोड़ा, आइन को मिलिट्री ने तोड़ा, आपने वैलिडेट किया। और ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा से कानून के, आइन के एब्रोगेशन को, आइन के सबवर्जन को, आइन के उसको तोड़े जाने को हमेशा वैलिडेट किया है और उसको सनद दी है कि जनाब ठीक किया गया है। उसके बाद इस समाअत के दौरान जो लग रहा था, जो ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, हम समझ रहे थे कि बहुत बड़ा एक फैसला होने जा रहा है। फिर क्या हुआ, 53 समाअतों पर कहा गया कि 53 समाअतें हुई हैं और अब तक फैसला नहीं हुआ। उसके बाद भी उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये है आपका कि आप क्या हमें वहाँ से कैसी आवाज़ें आती हैं और फिर उन आवाज़ों के अंजाम क्या होता है, ये भी हमें नज़र आ गया, हमने इसको भी देख लिया है। जी शाह साहब, एक तो यही लगारी साहब ने जो कहा है कि एक तो 53 समातों की बात आपने कर दी, फिर उसी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया, ये कह दिया जी अगले हफ्ते तो वैसे भी बेंच अवेलेबल नहीं है। फिर अपीयरेंस को कैसे देख रहे हैं बानी पीटीआई को, क्योंकि वो भी आज हम देख रहे हैं कि बड़ी आज उस पर बहस भी हो रही है, सोशल मीडिया उठा लें, मीडिया पे भी आज सारा दिन हम खबरों में देखते रहे हैं। तीसरा वो जजेस के हवाले से नोटिस, खुद नोटिस जो हुआ है, उस पर आपका रिएक्शन? इसके रिमार्क्स और फैसलों में बहुत फर्क होता है और हमेशा शायद गारी साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, एहतशाम साहब भी, कि बिल्कुल जज्बाती तकरीरें और ऑडियंस के सामने इस किस्म के जुमलेबाजियां वो चलती रहती हैं। एक जो अहम सवाल पैदा होता है कि पहले नैब का ऑर्डिनेंस जारी क्यों किया गया, किसके ज़माने में हुआ, किस तरीके से हुआ, अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों अपनी मर्जी के हिसाब से उसके अंदर अमेंडमेंट की जाती हैं, पहले वाला मामला गलत था या जो अब हो रहा है वो गलत है, ये अहम सवालात हैं। दूसरा देखें, एक चीज़ हम बार बार करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। एक सवाल तो ये पैदा होता है कि कौन सी पार्लियामेंट की आप बात करते हैं, जो फॉर्म 45 वाली है या 47 वाली है। अब तो ये बड़ी अजीब सो करीब से कहानी हो गई है कि आपके पार्लियामेंट्स के अंदर भी वो लोग बैठे हैं जो कि खुद कंप्रोमाइज्ड हैं, जो खुद जो है टिल्टेड हैं, जिनके खुद अपने इश्यूज हैं, जो जदीद पुश्ती इस मुल्क के अंदर सिर्फ हुकूमत के ख्वाह हैं और ये आइन और कवानीन बनते हैं सिर्फ और सिर्फ अशराफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम इस बात पर बात क्यों नहीं करते? ये बड़ा अहम मौजूद है कि आया वाकई पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले लोग वो वाकई पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं या अपने कारोबारों के साथ और अपने मामलात के साथ और अपने इक़्तिदार के साथ। तो ये भी एक बड़ा अहम इशू है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि अदलिया का हमेशा एक रोल शायद ये होना चाहिए कि मुल्क के अंदर इंसाफ की फराहमी, चाहे वो जिस लेवल के ऊपर भी हो, जिस लेवल के लीडरशिप के लिए हो या पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए हो या आम आवाम के लिए हो, वो मेरे ख्याल में हम समझते हैं कि कभी भी नहीं हुआ। इसी वजह से आज हम जो है वो सफर कर रहे हैं। यही चीफ जस्टिस साहब थे जब 122वें नंबर पे आपके यहाँ जो है अदालती निज़ाम था तो उनको बड़ी फिक्र थी। आज उनके मौजूदगी में 141वें नंबर पे चला गया लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये इररेलेवेंटली बयानबाजियां और डिस्कशनें और अदालत के अंदर जो है वो लंबी लंबी बहसें और इन द एंड आप देखेंगे कि रिजल्ट क्या होता है। जैसे लगारी साहब ने इशारा कर दिया कि उन्होंने देख लिया कि क्या हुआ, तो मेरे ख्याल में इस चीज को हम बहस को इधर ही रह देते हैं। जो भी कानूनी फैसले हो उसको हम देख लेंगे और हमेशा कवानीन बनते ही ताकतवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और पाकिस्तान के अवाम शायद इस बात को जानते हैं कि ये कवानीन सिर्फ अशराफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वरना हमारा ये हशर ना होता। दूसरा आपने बात की जो है वो पीटीआई जब तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनकी अपीयरेंस और उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी है, तस्वीर किसने लीक की या ना लीक की, ये भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इशू है और शायद इस बंदे को फांसी दे दी जाए कि जिसने लीक की। देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो अगर चाहे किसी वजह से जेल के अंदर है या उनको अदालत में फिजिकली नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, और एक वीडियो लिंक के जरिए उनको अगर पेश भी किया जाए, मेरे ख्याल में इस कार्रवाई को भी ओपन दिखाना चाहिए था। कोई ऐसा इशू तो था नहीं, प्रॉब्लम क्या थी? मेरे ख्याल में तो ऐसा मसला है नहीं कि अगर एक सियासी जमात का लीडर है, आज वो जेल में, कल बाहर होंगे। इससे पहले आपने देखा ऐसे लीडर थे जो जेल में रहे, 5-5 साल तक जेल रहे, आज वो मुल्क के अंदर हुकूमत करें। एक बात जो वाज़ेह है वो ये है कि आपके
जो निज़ाम के अंदर ये 7-8 इदारे जो मैटर करते हैं, शायद इनकी अपनी जाती अनाओं की वजह से, इनके आपस के चपकदिश की वजह से और इनके आपस की जो कहते हैं ना स्ट्रगल फॉर पावर के जरिए से जो है वो मेरे ख्याल में इस मुल्क का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। मुल्क की इकॉनमी डूब गई है, आज हम हर जगह बदनाम हो रहे हैं, सियासी तौर पे भी जो है जुडिशरी भी हमारी जो है बदनाम है। ओवरऑल देखा जाए हम एक ऑटोक्रेटिक स्टेट के तौर पे दुनिया हमें समझती है। तो ये चीजें क्या हम कहते हैं सूरज के आगे अगर हम उंगली रखेंगे तो क्या सूरज की रोशनी बंद हो जाएगी? मेरे ख्याल में अब इस मुल्क के एकेडेमिया, इंटेलिजेंसिया और जो बात करने वाले लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्हें साइडें लेने की बजाय खुल के बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस मुल्क को निजाम की तब्दीली के साथ इन इदारों के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये इदारे रिफॉर्म नहीं होते इस किस्म के ड्रामे चलते रहेंगे, चाहे आप उनको लाइव दिखाएं लाइव ना दिखाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, असद निज़ामी साहब आपका इस पे टेक सारे इशू पे, आज समात भी चली, उसमें जो हमने एंगल्स अभी डिस्कस किए हैं उस हवाले से तजिया। जी बहुत शुक्रिया। देखिए इसके अंदर जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब की हद तक बात है, ये कुछ दिन पहले हमें पता चला था कि जी कि उनको या तो अदालत में बुलाया जाएगा या फिर वीडियो लिंक के ज़रिए किया जाएगा। तो वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने आज किया और उसमें उन्होंने ये फ़ैसला किया जी इसको हम उस तरह से पब्लिक के लिए नहीं, कंजम्पशन के लिए बनाएंगे, लेकिन वो अंदर से उनकी तस्वीर जो है वो लीक हो गई। समझने की ये ज़रूरत है जी कि ये जो हुकूमत हमारी मौजूदा है ये नहीं चाहती थी कि ये तस्वीर भी लीक होए। मेरे तो ख्याल में ये भी नहीं चाहते थे कि इस किस्म की समात हो जिसके अंदर उनको बुलाया जाए। उसकी वजह ये है कि एक पॉपुलैरिटी इंडेक्स का बात तो कोई हुई नहीं आज इस हवाले से। हाँ जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि पॉपुलैरिटी इंडेक्स के हवाले से अगर आप बात करें तो ये सबको एक अंदाज़ा है कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है बानी पीटीआई की वो जेल में रहते हुए बढ़ती जा रही है, लेकिन वो भी एक स्टैगनेट हो जाएगी या हो गई थी। ये आज एक उसके अंदर एक नई लाइफ जो है दी गई है उनके फॉलोअर्स को और दीगर जो उनके चाहने वाले हैं कि जी उनकी तस्वीर दिखा दी और उसके अंदर वो लग भी ठीक रहे थे, लग भी हेल्दी रहे थे, वो सेम लुक आ रही थी, उन्होंने लिबास भी उनका कोई जेल नुमा नहीं था। तो इस वजह से लोग जो हैं उनके अंदर ज़रा और स्पिरिट ज़रा बढ़ा, तो ये लोग चाहते नहीं थे। दूसरा हाँ जी उनको आज बात नहीं करनी थी और मेरे ख्याल में आइंदा की जितनी समात इसके ऊपर होगी उसके अंदर उनको बात नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि वो मेरे ख्याल में इस केस के ऊपर होगी नहीं बात। वो तो देखें ना जी इमरान खान साहब की हद तक हमें ये तो पता है कि एक तो कहा जाता है जी कैमरा लव्स समबडी। सॉरी असद, थोड़ा सा मैं आपकी तस्दीक कर दूं। असद सॉरी असद, मैं तस्दीक कर दूं आपकी। ये नहीं कि उनको बोलने दिया गया, जो तय किया गया था तरीकाकार के आज मखदूम अली पहले वो सुनेंगे और फिर उसके बाद आजा हारिस बोलेंगे, हारिस के बाद फिर उनका नंबर आएगा। वही बात हम कर रहे हैं कि वो पहले उनको सुना जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा ना कि समात को भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया, समात बड़ी जल्दी वाइंड अप हो गई, नहीं सुना गया। लेकिन हाँ जी मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जब भी देखें उनको आज एक हद तक उनको सिर्फ देखा गया, उनको सुना नहीं गया, उसकी जो भी वजूहात हैं, लेकिन जब भी वो बोलेंगे तो मेरा अपना ख्याल है जो मौजू उस दिन का होगा वो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, वो तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और ये ख़तरनाक चीज़ लगती है इस मौजूदा हुकूमत को कि ये उनको बोलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगेन वो फॉलोअर्स के अंदर एक राइज आएगा। और तो चलें ये एक हद तक होगी और उसके बाद हमें नहीं पता अब ये समात इसकी अगली जो है जब भी होगी उसके अंदर उनको बुलाया जाएगा, बोलने का मौका दिया जाएगा। बट आई थिंक उसके अंदर जो सिक्योरिटी आज उन्होंने टाइट करने की कोशिश की थी, आज के दिन सिक्योरिटी उससे मजीद टाइट सिक्योरिटी करेंगे कि ये लीक आज हो गया ये आइंदा ना हो। तो उस लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फैसल वावडा साहब की हद तक जो वो पिछले 2-3 दिन से जुडिशरी के पीछे पड़े हुए हैं उसको भी एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि वो क्यों पड़े हुए हैं। और ये टाइमिंग इज़ द की कि आप टाइमिंग देखें कि जी क्यों इस टाइम पे उन्होंने आगे किया। वो बाबर सत्तार साहब का भी एक ट्विटर के ऊपर एक उनका एक बयान सा था जो लीक हुआ था, उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। तो असल में बात ये है जी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको हमें थोड़ा और मज़ीद संजीदगी से देखना चाहिए कि उन इधर ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं जो सराउंड कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट कि जी पिक्चर लीक होगी, बयान आ गए, आप ये करें। जैसे लगारी साहब अभी कह रहे थे कि मतलब पार्लियामेंट को ये कैसे कोई कह सकता है कि जी उसको रहने दें, फिर ऑर्डिनेंस से चीज़ चलेगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब आप तमाम चीज़ों की जो एक संजीदगी है और एक सीरियस लेवल ऑफ सीरियसनेस उसको कम करते जाएंगे। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ जो बाकी लोग वहाँ आए होते हैं वो ये करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपना भी थोड़ा सा इसके अंदर स्टेक है, उनको भी ज़रा देखना चाहिए कि ये कैसे करें। और आइंदा के दिनों के अंदर अगर इतनी बड़ी किसी चीज़ की समात है जो 53 या 52 टाइम्स हो रही है तो उसको आप लाइव करें। आपको किस चीज़ का खौफ है? खौफ एक ही चीज़ का था और वो भी लीक हो गई। तो आइंदा वाले दिनों में आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ऐसी समात होगी तो फिर भी चीज़ें लीक होंगी, उस चीज़ को आप रोक नहीं पाएंगे। ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि क्यों ना पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया जाए। किसी के हाथ में नहीं है पार्लियामेंट को मुअत्तल करना। मेरा इस सिलसिले में बिल्कुल इसरार है। आपका स्टांस इस हवाले से अगले भी चलें जी टॉपिक्स हैं उनको भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
वेलकम बैक वंस अगेन। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए से जायद की कमी करते हुए पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे मुकर्रर कर दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात भी जारी हैं और हुकूमत ने IMF की एक और मांग पूरी करते हुए बिजली के बुनियादी टैरिफ पर इजाफे की यकीन दहानी करवा दी है। यानी अवाम को पेट्रोल में रिलीफ देकर अब बिजली गिराने की पूरी तैयारी हो गई है। खबरों के मुताबिक 7 रुपए फी यूनिट इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। घरेलू सार्फिन के लिए कम से कम बुनियादी टैरिफ 36 रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। लेकिन IMF का डू मोर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और इसने टैक्स को हम आहंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया या भारत के टैक्स मॉडल नाफिज करने के 2 मॉडल तजवीज़ करते हुए कहा है कि इसकी ओवरहॉलिंग की जाए। अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं और ख़ास तौर पे जब हम देख रहे हैं कि एक जानिब पेट्रोल प्राइसेस तो कम हुई हैं तो क्या इसके असरात बाकी चीज़ों पर भी हमें नज़र आएंगे। चूँकि बिजली तो एक जानिब बढ़ रही है और जिस तरह से IMF ये जो बजट है ये IMF के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है, किस तरह का ये बजट होगा आने वाला, इसका आगाज़ करते हैं। लगारी साहब किस तरह से देख रहे हैं मामला को, कोई रिलीफ मिला है हमें? मेरा ख्याल है कि एक क़यामत खेज़ सूरत हाल है जो आज से नहीं है, पहले से चली आ रही है। जब से आप इन आलमी मालियाती इदारों के पास गए हैं अपने बीमारियों के इलाज के लिए। बीमारियां आपकी अपनी थीं, आपने इलाज ऐसा तलब किया है कि जो आपकी इस्तात से भी बाहर था, आप ऐसा कर नहीं सकते थे। वैसे भी इस मुल्क का आम आदमी भी इस मुल्क के अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, तो किसी अच्छे बड़े इदारे से कैसे वो माली वो रह सकता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब बिजली का टैरिफ ये हो, जब आपके जो भी रिसोर्सेज हैं एनर्जी के वो इतने महंगे हों, तो फिर आप डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे? आपके पास सनतकारी कैसे होगी? आपके पास काश्तकारी कैसे होगी? आपके पास माइनिंग कैसे होगी? आप कैसे, यानी किस तरह से आप तरक्की के रेस में जाएंगे जब आपका जो है वो एक आम आदमी जो है वो भी आपको अफोर्ड नहीं कर सकता आपकी बिजली को। और ये कि इसके साथ साथ बिल आता है, बिजली नहीं आती, और बिल वही आता है जो अच्छी तरह से देखभाल करके जनाब लोगों ने क्या इस्तेमाल किया है, उसके बाद जिस तरह से आप बढ़ाकर बिल भेजते हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। फिर ये कि कमर्शियल रेट्स जो हैं वो ऐसे हैं कि आप पाकिस्तान में सनती तरक्की का ख्वाब ही नहीं देख सकते, होना तो दूसरी बात है। इस सूरत हाल में क्या आप दुनिया को, क्या आप उनको ये नहीं बावर करा सकते कि जनाब इस तरह की आप जो हमारे ऊपर शर्तें लगा रहे हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी सनती तरक्की कैसे होगी और दीगर शोबों में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आप शराइत कबूल करते जाएँ, कोई बात नहीं, लोग अपनी खाल उतरवाते जाएंगे, जिसके पास पैसा वो तो चला जाएगा, वो कीनिया चला जाएगा, वो रवांडा चला जाएगा, वो दुनिया के किसी कोने में चला जाएगा, पैसा लेकर बांग्लादेश चला गया, श्रीलंका चला गया, कहीं और चला जाएगा, और जिसके पास पैसा है वो चला जाएगा। जो गरीब है वो यहाँ होगा, आप उस पर बिजली का बिल भी ठोंक दें, उसके ऊपर अपने अजाब भी ठोंक दें। और जैसे हमारे ज़ाहिर शाह साहब कहते हैं, आप 1 करोड़ जो है वो अपना लीटर आप पेट्रोल जो है वो DC, AC, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, आपके तहसीलदार, आप जो है वो जो भी आपके यहाँ क्लास 1 का अफसर है, गजेटेड ऑफिसर है, 16 ग्रेड का, 17 ग्रेड का, 22वें ग्रेड तक, सबको आप तमाम इस तरह के मुलाजमीन को, सर्विसेज के लोगों को आप दें, सब कुछ लुटाएं, मुफ्त में लुटाते जाएं और आप फिर आगे तरक्की भी करेंगे, और उसकी प्राइस पे करती जाए। अब असद मामला ये है कि ये वो बिजली का बिल हम अदा करेंगे जो आती भी नहीं है, ख़ास तौर पे गर्मियों में। तो अब मामला इस तरह से है कि चलें जी, एक जानिब ये भी तो हुकूमत के सर सहरा जा रहा है कि जी पेट्रोल की कीमत हमने कम कर दी है, जो कि वैसे तो देखा जाए तो ये आलमी मार्केट में प्राइसेस कम हो रही हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट भी नज़र आएगा? जब पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं, अब जब ये सस्ता हो रहा है तो क्या आपको दिखाई दे रहा है ये मामला? नहीं जी, जब पेट्रोल सस्ता होता है तो उसके ऊपर इतनी वो टेंशन नहीं लेती, ना आवाम लेते हैं ना गवर्नमेंट लेती है, वो तो सस्ता हो जाता है। चीज़ें जो उससे एसोसिएटेड होती हैं वो वैसी रहती हैं। बिजली की हद तक आपने जिक्र किया कि बिजली के बिल आते हैं, बिजली नहीं आती। बिजली तो बहुत है हमारे पास अब तो, क्योंकि लोगों ने इतनी राशनिंग करना शुरू कर दी है, बिजली की रेट्स इतने महंगे हो गए कि बिजली जो है उसकी अब कमी की जो बात गवर्नमेंट करती है उसकी तो समझ नहीं आती कि जी कमी किस चीज़ की है, लोड शेडिंग क्यों हो रही है। अगर अभी भी चंद इलाकों में जगहों पे लोड शेडिंग अगर वो करते हैं तो वो किस बेसिस पे लोड शेडिंग करते हैं इसकी समझ नहीं आती। आप अगर अर्बनाइज्ड इलाकों में चले जाएँ तो वहाँ पर इस वक्त जो सोलर पावर है उसका रुझान जो है वो बहुत बढ़ चुका है। उसकी सिर्फ वजह यह है कि लोग जो है अवेयर हो गए हैं और वो कह रहे हैं जी कि हम सोलराइज हो जाएँ, हम सोलर की तरफ जाएँ और नेट मीटरिंग कराएँ
आएँ और बिजली के अंदर हम अपने बिजली के बिल कम करें। आप देख लें इस वक्त जो बिजली का जो सोलर का जो पैनल है आपका, उसका रेट जो है वो रिकॉर्ड लो के ऊपर है इस वक्त। आई थिंक अराउंड 40 रुपीज़ पर वॉट जो है उसके ऊपर आपको सोलर पैनल मिल रहा है, ये रिकॉर्ड लोज है। तो और उसके अलावा कुछ दिन पहले जो है वो लोग कह रहे जी नेट मीटरिंग नहीं हो रही है, आप नेपरा के उठा के देख लें कितने नेट मीटर किए हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने पिछले 2 महीने में जी जो मेरी इतला के मुताबिक है सिर्फ एक इलाके के अंदर 50 नेट मीटर तो उन्होंने वहाँ दिए, तो वो भी रुकावट नहीं है। प्लस गवर्नमेंट दोनों तरफ से फंसी हुई है इस चीज़ के अंदर। अब IMF के ऊपर लोन लेना है, वो लोन की जो बात की हमने बात ही बड़ी कंजर्वेटिव किस्म की है, क्योंकि हमें पता है हमें उससे ज़्यादा मिलने नहीं है। आपने EFA फैसिलिटी के अंदर 6 से 8 बिलियन के ऊपर गए, लोगों को लग रहा था कि ये बड़े ज़्यादा पैसे मांगेंगे, आपने बेर मिनिमम पैसे मांगे हैं, विच इज 6 to 8 बिलियन का आप पैकेज के ऊपर जा रहे हैं। तो जो अंग्रेजी में कहते हैं हेड अबव वाटर, ये हेड स्लाइटली अबव वाटर वाले पैसे हैं जो आपको मिलेंगे। और उसके बाद ये जो आलमी जो मार्केट है उसके अंदर जो ऑयल की प्राइसेस होती हैं उसके ऊपर ये ऑयल ऊपर नीचे होता रहता है, ये इतना रेलेवेंट नहीं है। ज़्यादा रेलेवेंट ये है कि इसके अंदर लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है, आपकी सोलर की लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, क्योंकि आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी 1.2 बिलियन जो है आपने मांगा हुआ IMF से, उसके अंदर सोलर जो होगा वो IMF का एक मुतालबा होगा जिसको आपने पूरा करना है। और क्यों हमने इतने कम पैसे मांगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, हालांकि हम फॉल्ट लाइन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है, हमारे फ्लडिंग देख लें और बाकी चीज़ें देख लें, हमने क्यों इतने नॉमिनल सी अमाउंट मांगी, वो इसलिए मांगी हमें पता है हम चीज़ें पूरी नहीं कर सकते। हम जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर IMF पैकेज देता है उसके ऊपर हमारा मुल्क जो है हम वो इकदाम ले ही नहीं सकते कि वो पूरा उतर पाए। जैसे बाकी मुल्कों ने ज़्यादा पैसे लिए हुए, हम नहीं ले सकते कि हमें पता है हम कर ही नहीं सकते। ठीक। और उसकी वजह सिर्फ आप सादी सी ये ले लें कि अभी आपकी तमाम ग्रिड्स जहाँ पे सोलर बहुत ज़्यादा लग गया है वहाँ पर जो वोल्टेजेस हैं, ये परसों ही मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि हमारे जहाँ सोलर ज़्यादा लग जाए वहाँ पर हमारी ग्रिड्स इतनी सब स्टैंडर्ड हैं कि वो वोल्टेजेस ही नहीं मेंटेन कर सकती अपने, और ये आहिस्ता आहिस्ता अर्बनाइज्ड एरिया में आपकी होना शुरू हो गया है। और अब पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सोलर पैनल्स जो है वो 1-1 किलोवाट के 2-2 किलोवाट के जो है वो फ्री इंटरेस्ट फ्री लोगों को देने लगे हैं। तो आई थिंक अब टाइम आ गया है कि ज़रा क्लैरिटी लें कि आपकी एनर्जी पॉलिसी है क्या। अगर 5 साल के लिए अगर आप आ गए हैं, आप बता तो दें जी आपने एनर्जी के अंदर क्या करना है, आपने सोलर के अंदर क्या करना है, आपने ऑल्टरनेटिव में क्या करना है, आपने कन्वेंशनल में क्या करना है। बिल्कुल सही है, कोई प्लान नहीं है, ना कोई इसके बारे में बात करता है, ना हमें पता है क्या है। बिल्कुल शराजी साहब, ये जो अभी IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, डेफिनेटली उनकी जानिब से जो मुतालबात रखे जा रहे हैं हमें शराइत तो पूरी करनी पड़ेंगी। अभी जो आने वाला बजट है उसको किस तरह से देख रहे हैं? दूसरी चीज़ ये जो ये पेट्रोल प्राइसेस कम हुई है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ नहीं है, आपको नहीं लग रहा? देखिए, आज मैं सूबाई असम्बली के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बजट्स पास होते रहे और आप हैरान होंगे कि उन बजट से तो हम यही देखते रहे कि इसमें जो है वो 850 करोड़ तनख्वाहों के लिए, फिर ये एग्रीकल्चर के लोगों की तनख्वाहों के लिए, फिर ये माइनिंग के लिए है, फिर ये एजुकेशन के लिए है। मैंने उसमें नहीं देखा कि कोई ऐसी चीज़ जो इस वक्त के इन शोबों की बेहतरी के लिए क्या होगा। अब बड़े अजीब सी बात है कि आपकी बजटिंग 50 से 60% आपके नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स पे चली जाती है, जिसमें लगारी साहब ने इशारा भी किया कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो बाबू हैं, उनके अयाशियों पे, उनके DATA पे, उनके पेट्रोल्स पे, तो मेरे ख्याल में जब तक आप बेल्ट टाइटनिंग नहीं करेंगे, और IMF वो तो आपको हर तरीके से ट्रैप करेगा, तो आपको अगले 50 साल तक जो है वो खींचता रहेगा कि आप उसके कर्जों के तले रहें, उसके ऊपर मुनाफों के तले रहें। और जब आप डॉलर्स में कर्जे ले रहे हैं, जाहिर बात है कि आपका जो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी होगा वो इतना ज्यादा है कि वो ऑटोमेटिकली वो कर्जे जो है वो 100 150 गुना बढ़ते रहेंगे। दूसरा, जैसे असद ने बात की कि शायद पाकिस्तान ने बड़ा कम IMF से डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है वो पैसा लिया। मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को उन ममालिक की लिस्ट से ही खारिज कर दिया जो कि फैसिलिटेट किए जा सकते हैं अंडर क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर। देखिए, बदकिस्मती हमारी क्या है कि हमारे पास प्लानिंग नहीं है। आप कह रहे हैं कि जी पेट्रोल प्राइसेस कम हुए तो उससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में पेट्रोल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तो कम हुए, लेकिन इस वक्त आपके सिस्टम के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने जखीरा अंदोजी की हुई है, जो इलीगल आपका पेट्रोल का बिजनेस चल रहा है, वो मेरे ख्याल में उसको अगर कंट्रोल किया जाए तो सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। आखिरी आपने जो बात की थी बिजली की कीमत को इंक्रीज किया जाएगा, देखिए ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास जितना हाइडल पावर पोटेंशियल है, इसके अलावा जो मल्टीपल जो एनर्जी जनरेशन के वसाइल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। कुदरती तौर पर सूरज आप देख लें, तकरीबन 16 घंटे 17 घंटे आपका अवेलेबल है गर्मी के दिनों में, तो आप क्या कर सकते हैं? दूसरा, आपको दूसरे ममालिक ने ऑफर्स किए हैं, आपको जो है सेंट्रल एशियन ममालिक ने ऑफर की थी कि जनाब आप गर्मी में बिजली हमसे ले लिया करें और सर्दी में आप हमें वापस कर दिया। वी आर नॉट गोइंग टू दैट सोल्यूशन।
उसकी वजह क्या है कि इसमें आपके वापडा कहाँ से खाएगा, आपके IPPs कहाँ से खाएंगे, आपके जो अशराफिया जो सियासतदान हैं उनके कमीशन, लेकिन आपकी आखिरी बात मैं करूंगा, हमारी इंटेंशन ठीक नहीं है, हमारा हम कहते हैं ना हमारी नीयत ठीक नहीं है। हमारी नीयत सिर्फ और सिर्फ ये है कि जहां से पैसा है हम लूटते रहे, चाहे वो IMF के कर्जे का हो, कि वर्ल्ड बैंक के कर्जे का हो, या इस मुल्क के अवाम को खून चूस के। मेरे ख्याल में सोचना ये होगा अपने सिस्टम को चेंज करना है। सिस्टम जब तक तब्दील नहीं होता ये कॉस्मेटिक वजह से कुछ नहीं होगा। सही जी, एहतशाम साहब। देखें, अभी बिजली की बात हुई है आमना, मैं इस पर तो मुझे बड़ी हैरत भी होती है और बड़ा शदीद गुस्सा भी आता है कि पिछले 5-4 महीने में लोग इतने तंग आ गए हैं, बिजली इतनी महंगी आमना कि लोगों ने बिजली कम इस्तेमाल की। 10% बिजली कम इस्तेमाल हुई तो महकमे ने ये कहा कि जी 10% बिजली कम हो गई है, लोगों ने इस्तेमाल नहीं की, तो लिहाजा इसको पूरा करने के लिए हमारा 20 से 25 हज़ार रुपये का जो खसारा है मज़ीद टैक्स लगा के बिजली बढ़ा के पूरा किया जाए। देखिए, ये इंप्रेशन बड़ा बुरा होता है जब ये कहा जाए कि जी रियासत लूट रही है, तो मेरा ख्याल है इसको देखने की ज़रूरत है। देखिए, अब 2-3 चीज़ें IMF के बारे में आमना हमें क्लैरिटी के साथ समझ लेनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से। जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 इंस्टीट्यूशन बने थे, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक और IMF, तो $100 बिलियन दे के अमेरिका ने खड़े किए थे। वो आज तक उनकी पॉलिसी चल रही है। उनके 2 थिंक टैंक हैं, एक कहलाता है वाशिंगटन कंसेंसस और दूसरा कहलाता है शिकागो स्कूल ऑफ थॉट, कि अमीर मुल्कों के साथ कैसे डील करना है और गरीबों के साथ हमसे कैसे डील करना है। हमें आजकल ब्रैकेट किया हुआ उन्होंने इजिप्ट, श्रीलंका, इन मुल्कों के साथ, और 4 चीज़ें उनकी डिमांड होती है हमेशा करें। हायर इंटरेस्ट रेट, बेताशा इंटरेस्ट रेट जो मर्जी ऊपर रखने हैं, हायर टैक्सेस आपने लगाने हैं, तीसरा है कि जी कट इन एक्सपेंडिचर जो हमें बात हो रही है कि जी अपने खर्चात कम करें, और आखिरी चीज़ होती है कि जी आपने स्टेट एक्सपेंसेस किस तरह दूर करने हैं और साथ साथ रुपये को डिप्रिशिएट कैसे करना है, एक्सचेंज रेट कैसे करना। 5वीं चीज़ शामिल होगी है उसमें कि आप प्राइवेटाइजेशन कैसे करेंगे। देखिए, अब इतना मुश्किल हो गया हमारे लिए कि ये एक पॉलिटिकल मसला बार बार बात आती है कि इसको कहते हैं अमेरिका का प्रोग्राम, IMF का प्रोग्राम, स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है। अमेरिकन जब चाहते हैं, जब कुछ होता है, आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में 12 वेवर दिए थे IMF ने, हर दफ़ा 3 महीने बाद। उस वक्त यहाँ नहीं आते थे, दुबई में इसकी वजह से, दहशत गर्दी की वजह से मीटिंग होती थी। वो कहते थे IMF वाले भी आपका रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं है, एनर्जी सेक्टर में ये नहीं किया, प्राइवेट है, वो कहते हैं चले माफ़। इस दफ़ा पिछली गवर्नमेंट में लेके अब तक एक वेवर नहीं दिया उन्हें, इसलिए वो कहते हैं आप हमारी बात माने, चाइना से दूर हटें, फलाना करें। तो मेरा ख्याल है बुनियादी सवाल आमना यही है कि जब तक होम ग्रोन पॉलिसी अपने पाँव पे नहीं खड़ेंगे, सारे लोग कहते हैं, जाहिर शाह भी कह रहे हैं, लगारी साहब ने भी कहा, और फिर एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है इनके IMF के बारे में कि ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन। मतलब आप ग्रोथ को भूल जाएंगे। अभी जो बात कर रहे हैं कि जी एनर्जी सेक्टर कैसे बनेगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वो कहते हैं जी बेल्ट टाइटनिंग, और जनाब ये आप अपने खर्चे कम करें और कुछ नहीं हो सकता। नतीजा तो नहीं होता है, ना कोई जॉब क्रिएशन होगी, ना गुर्बत का खात्मा होगा। हम आए दिन इस विशेष सर्कल में फंसे रहेंगे। हमें अपने तौर पे जब तक होम ग्रोन पॉलिसी बना के फैसला नहीं करते कि हमने वसाइल कैसे बनाने हैं, अपने पाँव पे कैसे खड़ा होना है, तो हमें हर तरह से बाहर से जाना वो मुश्किलात होती है। एहतशाम साहब, अपने अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं क्योंकि टाइम क्विकली काम कम है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों का इस पर क्विकली टेक आ जाए। एक अगला मामला जो हम देख रहे हैं गुज़श्ता 2-3 रोज़ से, वो दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन $400 अरब की जायदादों के इंकशाफ के चर्चे, जिसमें पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो $11 अरब की जायदादें शामिल हैं और 23,000 ये प्रॉपर्टीज़ है, जिसके हवाले से अब सवाल उठ रहे हैं। आज हम देख रहे थे कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनका भी नाम इसमें आया है, फैसल वाडा का नाम भी आया है, उसके अलावा बिलावल भुट्टो का, आसमा भुट्टो का, और भी बड़े अहम हमारे सियासतदानों के अलावा भी अहम शख्सियात जिनके नाम आए हैं। तो जनाब वज़ीर दाखिला साहब आके कह रहे हैं जी डिक्लेयर्ड हैं उनकी जो वाइफ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस हवाले से, और उन्होंने कहा कि लंदन में भी हैं। फैसल वाडा ने भी कहा कि डिक्लेयर्ड है, और इसी तरह से हम बाकी जो बिलावल भुट्टो और आसमा भुट्टो की का भी उनके हवाले से भी कहा जा रहा है डिक्लेयर्ड जायदादें हैं। अब सवालात यहाँ पर उठते हैं जनाब, ये जो जायदादें हैं डिक्लेयर्ड तो हैं, लेकिन एक तो ये पैसे का सोर्स दिखाना, और दूसरी चीज़ ये कि रकम की मुंतकली कानूनी तरीके से की गई और इसके हवाले से क्या टैक्स अदा किया गया, ये बड़े अहम सवाल हैं। और सरमायाकारी के लिए दुबई इतना अहम क्यों है, और क्या दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीदना इतना ही आसान है, ये अपने हम रखते हैं पैनलिस्ट के सामने। शहराज़ी साहब, आपसे आगाज़ कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर ये 18, 19, 20 साल की उम्र में ये अरबों की जायदादों के लोग मालिक हैं, और ठीक है अरबों के मुल्क में अरबों की जायदाद के मालिक हो सकते हैं, तो इनसे एक दरख्वास्त की है कि ये जाके हुकूमतें भी वहाँ करें, इंजॉयमेंट भी वहाँ करें। एलीट क्लास की जिंदगी इनकी यहाँ पे और बिजनेस इन्वेस्टमेंट इनकी बाहर है। बिल्कुल इनकी जस्टिफिकेशन अपनी जगह पे कि जनाब ये डिक्लेयर्ड जायदादें, लेकिन इनसे पूछा जाए कि डिक्लेयर्ड जायदादें आई कहाँ से।
अब आप देखिए, मैंने एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो हालांकि रेलिवेंट पाकिस्तान के साथ नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी फौज की इमदाद से जो है कम से कम 8-9 ऐसे अफगानी जो अरबपति हैं जिन्होंने वहां पे रिकंस्ट्रक्शन के पैसे से वहां पे जायदादें बनाई। वहाँ रिहेबिलिटेशन के लिए जो पैसा आता रहा, बाकायदा उनके पूरे नाम आए हैं 5-6, और मेरे ख्याल में बहुत सारों के खिलाफ अमरीकी हुकाम ने जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट ने एक्शन भी लिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जो आप जैसे जो फिगर आप दे रहे हैं कि 11,000 से ज्यादा पाकिस्तानी है, तो अगर इनको इतनी ज्यादा दिलचस्पी, और यूएई वो मुल्क है यहाँ बहुत सारे अकामा होल्डर्स, बहुत सारे नेशनैलिटी होल्डर्स को, कोई वहाँ पे मैनेजर के पॉइंट है, कोई वहाँ पे जो है आपका इम्पोर्टेंट क्या है ये नहीं, बल्कि इससे पहले आप देखिए ख्वाजा आसिम साहब और बाकी ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे मुलाजमत है, इसलिए अकाउंट्स खोलते रहे कि पैसा ट्रांसफर किया जाए। सर, सवाल यही पैदा होता है कि हमें क्विकली अपने बाकी पैनलिस्ट के भी इस हवाले से राय लेनी है। एहतशाम साहब, देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बड़े सारे मुल्क जो है ना वो तरगीब देते हैं। आप बरतानिया को देख लें, इलीगल पैसा वहाँ पे उनके केमन आइलैंड है, वहाँ पे वर्जन आइलैंड है, वहाँ पे जाके पैसा जमा करेंगे, कितना आप देख लें रूल ऑफ लॉ है वहाँ पे, लेकिन वो वेलकम करते हैं कि पैसा है। दुबई में भी माजत के साथ वहाँ पे भी यही पैसा सारा जा रहा है। देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी हैरत आमना ये है कि चलें ये जो बिजनेसमैन है, गलत पैसा कमाया, थोड़ा कमाया, मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसा काला धन सफ़ेद किया, वहाँ ले गए। अभी इसमें ऐसे लोग भी हैं आमना के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बैंकर्स हैं, जिन्होंने वहाँ पे जायदादें बनाई। यानी 100 कि एक साहब के बारे में बताया गया कि 30,000 उसकी सालाना महीने की तनख्वाह है, 30,000 रुपया, और उसने 50 लाख दिरहम की वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी है। आप मुझे बताएं ये कौन लोग हैं? इस तरह के बेशुमार लोग हैं जिन्होंने ये काम किया। तो सवाल तो इस वक्त यह है कि जी आपने, हाँ, इसको देखें ना, ये पनामा लीक्स में जो अब नवाज शरीफ साहब फंसे थे, 450 लोग थे, सिर्फ उन्हीं का नाम आया। उसी वक्त चेक एंड बैलेंसेस रखते, उसको देखते तो शायद मामले को रोका जा सकता था। असद, एक जानिब सरमायाकारी की बातें हो रही हैं कि सरमायाकारी मुल्क में लानी चाहिए, यहाँ पे तो सरमायाकारी मुल्क से बाहर जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल, ये दुबई लीक्स का जो काफ़ी दिनों से चल रहा था। फैसल वावड़ा साहब ने तो पहले ही अपने आप को इससे बाहर कर लिया था। उन्होंने पहले ही कह दिया था जी कि मेरी जितनी चीज़ें वो डिक्लेयर्ड हैं, आपको सुनने को मिलेंगी तो समझे वो डिक्लेयर्ड हैं। मोहसिन नकवी साहब की जो बीवी है उनका नाम आया था, उन्होंने भी कह दिया जो डिक्लेयर्ड लोग हैं उनसे हमें कोई मसला नहीं है, वो अच्छी बात है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने उस पर टैक्स दे दिया, ज़बरदस्त है। इसके अंदर असल में आप ये देखें कि कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़, अराउंड $11 बिलियन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, 23,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों से मुंसलिक हैं इस सारी लीग्स के अंदर। सो इस फिगर को ना थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में एनालाइज करना चाहिए कि जी इसकी क्या वजह है कि ये सारे लोग जो हैं, जब इनके पास पैसा होता है, वो जिस तरह भी उन्होंने गेन किया, वो पाकिस्तान से कमाया होगा, तो वो बाहर क्यों ले जाते हैं? बाहर क्यों लेके जाते हैं? वो यहाँ क्यों नहीं इन्वेस्ट करते उसको? यहाँ पे क्यों नहीं है जी रियल एस्टेट? यहाँ पे मैं तो जब जी जाता हूँ, जाके लाहौर के अंदर आप देख लें तो तमाम जगहों पे हाउसिंग सोसाइटी, पवन हाउसिंग सोसाइटी, वहाँ क्यों नहीं इन्वेस्ट की जाते पैसे? हमारी जो नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है, जो हमें बताई जाती है कि वहाँ क्यों इन्वेस्ट किए गए? इन्वेस्ट यहाँ क्यों नहीं किया गया? जी डिक्लेयर्ड है, बट माय पॉइंट इज कि जाहिर है यहाँ पे कम रिटर्न मिलता होगा, तो इसलिए वो बाहर दुबई में इन्वेस्ट करते होंगे पैसे। चले, मैं चाहूंगी लगारी साहब, टाइम बहुत कम है। मुझसे तो ऐसा पूछ रही है जैसे मैंने डिक्लेयर करना है और मैंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। तो बात यह है कि 17,000 पाकिस्तानियों ने अपनी उनकी ये जो है वहाँ पर इतनी सरमाया वो लेकर गए हैं जो आपका 11-12 अरब डॉलर का सरमाया है, और हम 17,000 में से 4, 5, 6, 7, 8 नाम वो सुनते हैं जो सियासी लोग हैं। हमें तो बताएं ना कि ताजर कौन है, बैंकर कौन है, सर्विसेज के लोग कौन है, नौकर पेशा लोग कौन है, किस तरह से, जैसे बता रहे थे हमारे असद साहब, तो ऐसे लोग जो हैं वो कौन लोग जिनके ज़राए आमदनी नहीं है, जिनकी तनख्वाहें हैं, क्या होगी 22 ग्रेड के अफसर की तनख्वाह, क्या होगी जो है वो 20 ग्रेड के 18 ग्रेड के अफसर की तनख्वाह, और वो उससे कितना पैसा बचाते हैं और बचाकर जो है वो इतने जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे मुलाजमत पेशा लोग जो हैं वो जाकर जायदादें अरबों और खरबों की जायदादें बना लेते हैं। हमें बहुत से सवालात हमारे साथ हैं, लेकिन इनके जवाब तलब हैं, और इस साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। कल मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।